अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बड़ा शानदार होने वाला है। कौन से टॉपिक हम फाइनेंस एक्ट 2024 में कवर करने वाले हैं, वो भी मैं आपको के साथ शेयर करता हूँ। एंड ऑल टुगेदर ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। बट बिफोर दैट वी स्टार्ट, ये आपको बताया, आई लव ब्लैक कॉफी। रमजान में खैर अभी टाइम, अल्लाह माफ करे। अच्छा ये तो भाई ये अभी रोजे शुरू नहीं हुआ। देखिए सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये मेरे भाई, एक पब्लिक सर्विस मैसेज और फिर हम बेसिकली अपना स्टार्ट लेते हैं लेक्चर 4। आई स्ट्रांगली बिलीव एंड बट स्टिल इट्स बेटर टू डिस्कस, क्योंकि पास्ट में कुछ मसला हुआ इसलिए मैंने कहा मैं डिस्कस कर लूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। देखिए जी, आप सब बच्चों से ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी भी प्लीज अपना लॉगिन आईडी किसी और के साथ शेयर ना करें। शायद आप में से किसी को ऐसा लगे कि वो अपने किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहा है बाय डूइंग दिस। तो मैं आपको बता देता हूं भाई, ऐसा करने से जो फाइनेंशियल लॉस होता है हमारे कॉलेज को, उसका सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है, ऑब्वियसली वो उन फैमिलीज पे पड़ता है दे आर एसोसिएटेड विद माय कॉलेज। मैंने डायरेक्टली मेरी जात में शायद इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन उन लोगों पे बहुत फर्क पड़ता है। दे आर एसोसिएटेड विद माय कॉलेज, तो आप बेसिकली उनको बहुत नुकसान पहुंचाते हो। और प्लस अगर कोई ऐसा करेगा भाई, तो आप तो यार मतलब यहां पैसे बचा लेंगे। आफ्टर दिस वर्ल्ड यू हैव टू पे मी, क्योंकि मेरी तरफ से ऐसी कोई माफी नहीं है। तो भाई अगर आप यहां नहीं देंगे तो फिर ऊपर तो आपको पता है मसला होगा, आपको देने तो पड़ेंगे। तो हमारी तरफ से कोई माफी नहीं है भाई। इफ समवन इज डूइंग दिस, आप यहां नहीं देते तो फिर आप वहां आपको डेफिनेटली देने पड़ेंगे। तो मेक श्योर कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि पास में इट हैपेंड, बच्चों ने ऐसा किया दे, फिर उसके बाद उन्होंने पेमेंट की। थैंक यू वेरी मच दैट दे पेड अस, बट द पॉइंट इज ऐसा मत करें प्लीज, क्योंकि आपके ऐसा करने से बहुत से लोगों को काफी ज्यादा लॉस होता है। और इसका आपके फ्यूचर पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं, डेफिनेटली बुरा इम्पैक्ट ही पड़ेगा। मैं अगर आपको कुछ लोगों की लिस्ट बताऊं जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो शायद आप हमें डबल ट्रिपल फीस देने के लिए तैयार हो जाए। बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट। सो चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज था, इट वाज नेसेसरी टू गिव। अच्छा जी, अब से कोशिश ये होगी कि हर क्लास के स्टार्ट में आपको स्टार्टिंग में ही हम बता देंगे यार आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में अगर आप देखें तो हमने टैक्स, इनकम टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन को बहुत डिटेल में देखा था। सीरियसली वी वी शो दैट इन अ रियली बिग बिग डिटेल। अभी अगर प्रॉपरली हमारा लैपटॉप मूव कर जाए, अल्लाह करे, हो गया भाई, हो गया। तो हमने इसको काफी ज्यादा आई वुड से डिटेल में देखा था। अच्छा जी, आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर्ड होने वाले हैं, एक है पीपीसी। ये क्या है क्या नहीं, ये बात करते हैं। एडजस्टेड नेट इनकम, पर्सनल अलाउंस कब रिड्यूस होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज अलाउंस क्या है, कब एप्लीकेबल होता है, एंड ज्वाइंटली ओन एसेट। तो इन सबको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अगेन जी, प्रीवियस क्लास में आप चेक कर लें, इनकम टैक्स लायबिलिटी को बहुत डिफरेंट एंगल्स में देखा था। आज की क्लास में भी घूम फिर के जो बात हो रही होगी वो इनकम टैक्स लायबिलिटी भी हो रही होगी, टेंशन ना लें। अच्छा जी, पेंशन में बेसिकली दो तरह की पेंशन्स हैं, दोनों हमारे सिलेबस में, लेकिन आज जो फोकस होगा किस पे होगा बता देता हूँ। पहले तो ये देख लें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंशन जो कि हमारे सिलेबस में है। एक को हम कहते हैं पर्सनल पेंशन स्कीम। बेटा पर्सनल पेंशन स्कीम को आज के लेक्चर में हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं इंशाल्लाह। सेकेंड है ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम। ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम के बारे में एक छोटा
छोटा सा आप कह लें कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम का इशू उसी वक्त आएगा जब एक शख्स कहीं जॉब करता हो, एम्प्लॉय हो वहां पर, और उसका एम्प्लॉयर एक पेंशन प्लान रन कर रहा हो और ये बंदा भी उस प्लान का हिस्सा बन जाए, एम्प्लॉय भी उस प्लान का हिस्सा बन जाए। तो वो कौन सा प्लान है? ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान। फिलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा। पर्सनल पेंशन प्लान, देखिए हर बंदा जरूरी थोड़ी एम्प्लॉय हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉयर ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान को रन करे। अब यूके में मसला है कि एक कल्चर है, वो कल्चर ये है कि वो बेचारे अपनी रिटायरमेंट एज के बारे में बहुत सोचते हैं। वैसे तो नहीं सोचते, लेकिन दे थिंक अ लॉट फॉर देयर रिटायरमेंट एज। उनको पता है यार, जब रिटायर होंगे तो वापस इनफ पैसे होने चाहिए ताकि अपनी लाइफ का रिमेनिंग जो टाइम स्पैन है वो अच्छे से गुजार सके। गवर्नमेंट भी इस चीज को इनकरेज करती है, यूके की। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर यूके की गवर्नमेंट क्यों इनकरेज करेगी इसको? करेगी भाई, उनको पता है अगर इसके पास रिटायरमेंट की एज पे पैसा नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को पालना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट भी इनकरेज करती है, ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं कि लोग अपने लिए पर्सनल पेंशन स्कीम्स लें। ये एक किस्म की उनके लिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है। पर्सनल पेंशन स्कीम को आप यूं समझ लो, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, ताकि जब वो बंदा रिटायर हो तो उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको पेंशन इनकम मिलती रहे। अब हाउ दिस पर्सनल पेंशन स्कीम वर्क्स, इस पे बात करेंगे, और फिर घूम फिर के हम बेटा इनकम टैक्स लायबिलिटी भी आ जाएंगे, जो हमने प्रीवियस क्लास में ठीक ठाक डिस्कस किया। ठीक ठाक, ठीक के बाद ठाक पे भी मेरा बड़ा फोकस है। खैर, पर्सनल पेंशन स्कीम में बेटा पहला पॉइंट है, एक इंडिविजुअल जो भी पर्सनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है, इट इज ट्रीटेड एज 80%। पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन is treated as 80%. Actually, 20% is paid by HMRC. HMRC यूके की टैक्सेशन अथॉरिटी। सवाल ही पैदा होता है कि सर जो इंडिविजुअल पे करता है वो 80% है, 20% विल बी पेड बाय HMRC, तो इससे होगा क्या? इससे होगा ना, इससे होगा, समझना मां सदके मेरी बात समझेगा। आप अगर मान लो आपने एक अमाउंट पे किया जो कि £8,000 है, टैक्स वाले ने कहा यार आपने जो भी पे किया 80% है, 20 हम देंगे। तो 20% HMRC मान लो उस इंश्योरेंस पॉलिसी में देगी। तो मान लो कि आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपने पे किया £10,000, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी के पास आपका टोटल अमाउंट जाएगा वो 10,000 नहीं जाएगा। इसको ग्रॉस अप करें 100/80 करके, क्योंकि इंडिविजुअल जो पे कर रहा है वो 80% है, 20% कौन दे रहा है? HMRC। सो दैट इज 12,500। तो थोड़ा सा सोचिएगा, ये जो हम कहते हैं ना 20% इज पेड बाय HMRC, क्या कहते हैं? द फायदा की, द फायदा सद, क्या बेनिफिट है भाई इसका, बताता। देखो इस इंडिविजुअल ने पेंशन स्कीम में मान लो इंश्योरेंस पॉलिसी में दिए £10,000, लेकिन लॉजिकली इसके नाम के इंश्योरेंस कंपनी के पास जो जाएंगे वो £12,500 जाएंगे। यानी कि वो जो पेंशन फंड में पैसा जा रहा है, 10,000 तो इंडिविजुअल दे रहा है, इसके चक्कर में 2,500 HMRC भी दे रहा है। यानी कि इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर टोटल अमाउंट जो जाएगा, समझे वो 12,500 जाएगा। फायदा है ना भाई। आपने दिए 10,000, लेकिन आपके पेंशन फंड में जो टोटल अमाउंट जा रहा है 10 नहीं जा रहा है यार, 12,500 जा रहा है। ये बेनिफिट है। अब सवाल ये पैदा होता है ये बेनिफिट क्यों? थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट दिया था।
यूके की गवर्नमेंट चाहती है कि रिटायरमेंट की एज के वक्त इनके पास पैसे हों। तो पहला जो बेनिफिट है पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन का, इंडिविजुअल जो भी पे करता है वो 80% है। 20% कौन देगा? HMRC। दूसरा बेनिफिट देखते हैं, ग्रॉस पीपीसी से, ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन से बेसिक एंड हायर रेट बैंड की लिमिट्स बढ़ जाएंगी। आपका जो बेसिक रेट बैंड है जो कि 37,700 पे एंड हो जाता है, इसमें हम ऐड कर देंगे ग्रॉस पीपीसी। तो भाई बेसिक रेट बैंड की लिमिट बढ़ेगी, फायदा होगा। मोर अमाउंट विल बी टैक्स, लेट्स से एट 20%। हायर रेट बैंड भी बढ़ेगा। हायर रेट बैंड एंड होता है 1,25,140, लेकिन इसमें ऐड कर देंगे ग्रॉस पीपीसी। दूसरा बेनिफिट सुन ले भाई पीपीसी का दूसरा, द सेकेंड बेनिफिट ऑफ पीपीसी पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन इज ग्रॉस पीपीसी से बेसिक रेट बैंड की लिमिट बढ़ेगी, हायर रेट बैंड की लिमिट भी बढ़ेगी। यार बड़ा मुश्किल है यार ब्लैक कॉफी पीना, अल्लाह माफ करे। तो भाई आप में से अगर कोई ब्लैक कॉफी पिए तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कम ही पीजिएगा, ज्यादा नहीं पीजिएगा, ज्यादा पीना इज नॉट गुड। ठीक है जी। लेकिन ब्लैक कॉफी इज फार मोर बेटर देन दूध वाली चाय। दूध पत्ती से ज्यादा बेहतर है। खैर इस पे आता है, सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है, बाकी तो आपकी मर्जी है यार। बेसिक रेट बैंड बढ़ जाएगा भाई ग्रॉस पीपीसी से, हाई रेट बैंड भी बढ़ेगा। ये एक सेकंड बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट बड़ा जबरदस्त है। फिर तीसरा, अबे बता रहे हैं ना भाई, बता रहे हैं, टेंशन क्या है बाबू, बता रहे हैं यार। तीसरा फायदा हल्का याद रखो, ग्रॉस पीपीसी रिड्यूसेस adjusted नेट इनकम। ग्रॉस पीपीसी से एक और फायदा क्या होता है, एएनआई कम हो जाता है। अब दो सवाल है कि सर, पहला सवाल ये है कि सर एडजस्टेड नेट इनकम है क्या? भाई पहला सवाल तो ये है ना कि एएनआई है क्या। भाई हम कह रहे हैं कि ग्रॉस पीपीसी से एएनआई कम हो जाता है। अबे बच्चा बोल रहे एएनआई क्या है, क्या है भाई, अब बता रहे हैं। तो पहले तो आप ये बताओ कि एएनआई क्या है। और सेकंड सवाल ये पैदा होता है, एडजस्टेड नेट इनकम जब ग्रॉस पीपीसी से कम होगा तो उसका बेनिफिट क्या है। तो बेटा ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। टेंशन, तीन बेनिफिट है, ये पता होने चाहिए आपको। कभी गलती से एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन के बेनिफिट बता दें, उस बच्चे की तरह जवाब ना दें जो एक ही जवाब देता है, देयर आर मेनी बेनिफिट्स, और उसके बाद कुछ नहीं लिखता। फिर उसको बोलो भाई तूने लिखा क्यों नहीं, 3 नंबर दे इसके। बच्चा कह रहा है मैंने लिख तो दिया था देयर आर मेनी बेनिफिट्स, तो दे दो यार 3 नंबर। ऐसे देंगे 3 नंबर? है, बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एएनआई पे, फिर बाकी बातें होती रहेंगी। एडजस्टेड नेट इनकम। अच्छा, ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं ये याद करने हैं आपने। यहां से ऑनवर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मेट्स भी आ रहे होंगे। फॉर्मेट्स एग्जाम में गिवन नहीं होते, ठीक है जी। सबसे पहले लेंगे नेट इनकम। अच्छा भाई हमने नेट इनकम ले ली। नेट इनकम में से हम लेस कर देंगे ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, लेस कर देंगे ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन। अब यार एक चीज सुन ले, फाइनल आंसर को कहते हैं एएनआई। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे ग्रॉस पीपीसी काम करता है, कोई फर्क नहीं है। सवाए एक फर्क के मैं बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए।
कि ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन का रूल एटीएक्स में एग्जामिनेबल नहीं होता, बट ऑफ कोर्स टैक्स में एग्जामिनेबल होता। बट ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे ग्रॉस पी टी सी काम करेगा। अच्छा जी, सवाल ये पैदा होता है, हमने एडजस्टेड नेट इनकम निकाल ली भाई, इस फॉर्मेट का फायदा बताता हूं। देखो, अगर किसी इंडिविजुअल का एडजस्टेड नेट इनकम लेस देन इक्वल टू 1 लाख है, तो बेटा उसे कंप्लीट पर्सनल अलाउंस मिलेगा 12,570। अगर किसी इंडिविजुअल की एडजस्टेड नेट इनकम लेस देन इक्वल टू 1 लाख है, तो उसे कंप्लीट पर्सनल अलाउंस मिलता है 12,570। इसका मतलब ये हुआ, अगर एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा हुई, अगर एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा हुई, पर्सनल अलाउंस रिड्यूस कर जाएगा। हाँ, अगर if an individual is having a n I more than 1 lakh, so the personal allowance गया गिर जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे? जब एन है मोर देन 1 लाख, क्या होता है भाई फिर? पर्सनल अलाउंस रिड्यूस। लेट मी राइट द फॉर्मूला। पर्सनल अलाउंस इज इक्वल टू 12,570 लेस adjusted net income minus 1 लाख 1 लाख इंटू 50%। और ये भी देख लें, मैथमेटिकली अगर adjusted net income ग्रेटर देन इक्वल टू 1,25,140 आ जाए, पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाता। मैथमेटिकली अगर किसी इंडिविजुअल की adjusted net income 1,25,140 हो या ज्यादा हो, उससे पर्सनल अलाउंस गिव, द पर्सनल अलाउंस हो जाएगा जीरो। द पर्सन विल नॉट गेट पर्सनल अलाउंस, जीरो हो जाएगा जी। अगर उसकी एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,140 हो या उससे ज्यादा हो। आइएगा अब जरा सवाल के थ्रू बात करते हैं। क्वेश्चन, मान लो दुनिया में मिस्टर एक्स नाम का कोई शख्स है, उसकी इंप्लॉयमेंट इनकम है मान लो 1,20,000। क्या बात है, दुनिया में कोई मिस्टर एक्स नाम का शख्स है और उसकी इंप्लॉयमेंट इनकम है 120, और उसने पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन किया है 10,000 का। रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स लाइबिलिटी। देख ले बेटा, लो 10,000, फिर वही आ गया इनकम टैक्स लाइबिलिटी। घूम फिर के पहुंचेंगे हम दोबारा इनकम टैक्स लाइबिलिटी पे। हमें इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। लेट्स सी, अगर आप चेक करें शुरू की क्लासेस में कभी भी हमने कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिसमें इनकम 1 लाख से ज्यादा थी। वी डिड नॉट डिस्कस। उसकी वजह थी क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने ए एन आई का कॉन्सेप्ट डिस्कस ही नहीं किया था, क्योंकि जब इनकम 1 लाख से ज्यादा होती है तो ए एन आई का इशू आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है, डायरेक्टली लिख देते हैं भाई। एम्प्लॉयमेंट इनकम 1,20,000। अब बेटा पर्सनल अलाउंस के लिए होगी कैलकुलेशन, चेक करना पड़ेगा कि इस इंडिविजुअल को कितना पर्सनल अलाउंस मिलेगा, देखना पड़ेगा। क्यों भाई, इनकम 1 लाख से ज्यादा है ना। तो आओ ए एन आई की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एडजस्टेड नेट इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम ही, और तो कुछ है नहीं, यही नेट इनकम है 1,20,000। अब सुनिएगा बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन में सिर्फ पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन लिखा हो, बस क्या लिखा हो? पर्सनल पेंशन
कंट्रीब्यूशन लिखा हो बस, और कुछ मेंशन ना हो। हमेशा अज्यूम करेंगे कि वो नेट है, वो 80% है। यू हैव टू मेक इट ग्रॉस। तो नथिंग इज मेंशन, क्या हम अज्यूम करेंगे पीपीसी के बारे में? वो नेट है, वो 80% है। ग्रॉस करना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर गरीब का बच्चा खुद ही ग्रॉस लिख के दे दे, फिर तो ग्रॉस मानोगे ना यार, फिर तो मानोगे ग्रॉस, फिर क्या मसला है? बात तो ये हो रही है, पीपीसी लिखा हुआ है, कुछ मेंशन नहीं है, अब क्या करें भाई? 80% लेंगे एंड वी हैव टू ग्रॉस इट अप। कैसे ग्रॉस करते हैं देखें। ग्रॉस पीपीसी 10,000 है, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड बाई 80। क्योंकि पीपीसी 10 था, उसको ग्रॉस करने के लिए 100/80। क्योंकि इंडिविजुअल जो भी पे करता है दैट इज 80%, वी हैव टू ब्रिंग इट एट 80। 12,500, 1,20,000 में से 12,500 को माइनस करते हैं। बेटा ये आ रहा है 1,07,500। तो बेटा ए ना 1 लाख से ज्यादा है। इस इंडिविजुअल को मिलने वाला पर्सनल अलाउंस 12,570 नहीं होगा, बल्कि उससे कम होगा। पर्सनल अलाउंस 12,570 लेस कर दें। ए ना है 1,07,500 माइनस 1 लाख, इसका 50%। ये आ रहा है 3,750। 12,570 माइनस 3,750। इस इंडिविजुअल को पर्सनल अलाउंस मिलेगा 8,820 का। इस इंडिविजुअल को पर्सनल अलाउंस मिलेगा 8,820 का। 1,20,000 minus 8,820. I'm getting taxable income 1,1,1,1. Wow, 80. ओके। अब इस पे जब टैक्स के रेट अप्लाई करेंगे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? याद है, ग्रॉस पीपीसी से बेसिक रेट बैंड, हाई रेट बैंड की लिमिट भी बढ़ेगी। आओ बेटा कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स। अब एक और वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग टू। बेसिक रेट जो कि होता है 37,700, अब उसमें ऐड कर देंगे ग्रॉस पीपीसी विच इज 12,500 इन दिस क्वेश्चन। तो बेटा बेसिक रेट की जो लिमिट आ जाएगी वो 37,700 में ऐड कर दें 12,500, इट बिकम्स 50,200। हाई रेट बैंड एंड होता है 1,25,140 पे, लेकिन अब वो भी इंक्रीज हो जाएगा ग्रॉस पीपीसी से। 125,140 प्लस 12,500, ये आ रहा है बेटा 1,37,640। अब इस इंडिविजुअल का बेसिक रेट बैंड का जो लिमिट का अमाउंट है बेटा वो 37,700 नहीं है, बल्कि 50,200 है। आ जाओ बेसिक रेट। वर्किंग टू कर लेते हैं। 50,200 का 20%। 50,200 का 20% ले ले भाई, 10,040। गुड। इस बंदे की टोटल जो टैक्सेबल इनकम है ना वो 1,1,1,180 है। उसमें से बेटा 50,200 पे आपने टैक्स लगा दिए, सो बाकी सारी की सारी हाई रेट बैंड में फॉल करती है। तो बेटा 1,11,180 में से माइनस करें 50,200, आई एम गेटिंग 60,980। जो टैक्सेबल इनकम है, ये जिसपे मैंने सर्कल बनाया कि सर ये मुझे सर्कल नहीं लग रहा, काम चला ले बेटा, आजकल ऐसे ही सर्कल आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है बेटा। इसमें से हमने माइनस कर दिया, अल्लाह माफ करे, 50,200।
The remaining amount is 60,980, which falls in higher rate. 60,980 का ले लें 40%. I'm getting 24,392. तो बड़े आपके पास आ गई इनकम टैक्स लायबिलिटी. 10040. इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही है भाई 34,432. इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही है 34,432. अच्छा जी. एक और सवाल देखो. मान लो भाई दुनिया में कोई मिस्टर जी नाम का शख्स है जिसके पास प्रॉपर्टी इनकम इज अ रेंटल इनकम. मान लो प्रॉपर्टी इनकम है 180. ओए 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 ओए. 1,80,000. 1,80,000 है भाई और पीपीसी है 40. पीपीसी है 40. रिक्वायर्ड है इनकम टैक्स लायबिलिटी. बेटा मैं तो चाहूंगा कि आप करें इस वीडियो को पॉज. इस वीडियो को पॉज करें. खुद इस बंदे की इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालें जैसे भी समझ में आ रहा. फिर जाहिर सी बात है भाई वीडियो अनपॉज का तो ऑप्शन है ना आपके पास. अटेम्प्ट तो कर लो यार. प्रॉपरली अटेम्प्ट होगा ना. ये चाय साइड पे रखो मतलब चाय चल रही है अटेम्प्ट कैसे करोगे मतलब. इतना थोड़ी मतलब यार. हल्का हाथ रखो मेरे भाई. चाय वाय साइड पे रखो इस पे ध्यान दो. और जब आप लेक्चर देखो ना बेटा तो आप सिर्फ लेक्चर देखो. ऐसा नहीं होता लेक्चर भी देख रहे हैं साथ में यूट्यूब पे भी नजर पड़ रही है. लैपटॉप पे आप लेक्चर देख रहे हैं मोबाइल पे कुछ और चल रहा है भाई. ऐसे मत करो. ये दिस इज नॉट द वे टू स्टडी. फिर आप बोलो यार मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे. कहाँ से अच्छे नंबर आएंगे. व्हेन यू आर वॉचिंग द लेक्चर फुल कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर देखें. आपके रूम का डोर बंद होना चाहिए. फैमिली को आप स्ट्रिक्टली बता देंगे जी अगले 1 घंटे तक एटलीस्ट आपको या 1.5 घंटे 2 घंटे तक एटलीस्ट आपको ना तंग करें. समझे आपकी घर पे क्लास चल रही है. मतलब एक माहौल बना के क्लास लिया जाता है. अच्छा ऐसे थोड़ी होता है कि आपने मेरा लेक्चर लगा दिया. एक आपका बच्चा इस कंधे पे बैठा हुआ है दूसरा बच्चा इस कंधे पे बैठा है एक बच्चा आपने सर पे बैठाया हुआ है दो बच्चे आपने हाथों में रखे हुए. अगर आप शादीशुदा हैं तो वो तो मसला है ना यार. क्योंकि जो नॉर्मल एक फैमिली का साइज चल रहा होता है 10 से 12 बच्चों का तो मसला है मेरे भाई. तो भाई आप जब लेक्चर देख रहे हो तो आप फुल ध्यान लेक्चर पे दें. ठीक है जी. चलें इस पे बात कर लेते हैं. प्रॉपर्टी इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है जी. पता है हमें. वो क्या कहते हैं पंजाबी में पता है सनू. अच्छा ये पता है सनू पे बात कर लेते हैं. प्रॉपर्टी इनकम 180. अब बेटा चेक करना पड़ेगा पर्सनल हाउस मिलेगा या नहीं मिलेगा. वर्किंग वन. एएनआई निकालना पड़ेगा भाई एडजस्टेड नेट इनकम. इसकी नेट इनकम है 180. कुछ मेंशन ना हो तो मैंने कहा था पीपीसी नेट है 80% है. यू हैव टू मेक इट ग्रॉस. 40,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 से डिवाइड करेंगे. आई स्ट्रांगली बिलीव आई गेट 50. चेक कर लेते हैं भाई मेरे लिहाज से तो ये बनता है. बिकॉज आई रियली लव मैथ्स. यस. एएनआई आ रहा है भाई 130. लो दसो. बेटा जीरो हो गया पर्सनल हाउस. क्योंकि पर्सनल हाउस नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना. आप अगर लेस करेंगे जज्बात में आके 130 -1 लाख
इंटू 50%, तो बेटा ये तो 15,000 आ जाएगा। याद है रूल क्या था? अगर किसी की एडजस्टेड नेट इनकम बराबर हो या इक्वल हो 1,25,140, तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाता है? 0। तो इस बंदे का पर्सनल अलाउंस हो गया है 0। कुछ नहीं मिल रहा भाई आपको, थैंक यू वेरी मच। तो आपकी टैक्सेबल इनकम है जी 1,80,180। इंटायर इनकम इज योर टैक्सेबल इनकम। गुड है भाई। अब आए टैक्स लगाते हैं। अब पहले तो क्लियर कर लो भाई, ग्रॉस बी पीपीसी से, पीपीसी से बेसिक एंड हायर रेट बैंड इंक्रीज हो जाएंगे। ग्रॉस पीपीसी से बेसिक एंड हायर रेट बैंड इंक्रीज हो जाएंगे। ओके। अच्छा जी, मैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मान लो, मैं 1 मिनट के लिए माजरत 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 प्रॉपर्टी इनकम को ट्रेडिंग इनकम लिखना चाह रहा हूं। सब कुछ सेम है भाई, टेंशन ना ले। मैं प्रॉपर्टी इनकम को ट्रेडिंग इनकम लिखना चाह रहा हूं। चल ऐसा क्यों किया सर, कभी बताएं। फिलहाल टेंशन ना ले, हर चीज सेम है। रेंटल इनकम नॉन सेविंग इनकम है, ट्रेडिंग इनकम नॉन सेविंग इनकम, बस मैंने उसको ट्रेडिंग कर दी। चले कभी देखेंगे इसकी लॉजिक, टेंशन ना ले। फिलहाल यहां पे अब बेसिक रेट, हायर रेट, बेसिक रेट 37,700 में ऐड कर देंगे ग्रॉस पीपीसी जो कि 50 है, 50 ऐड कर दें भाई 50। तो 87,700 बन जाएगा बेसिक। 1,25,140 में ऐड कर दें 50। 125,140 प्लस 50, 1,75,140। क्या बात, मजा आने वाला है इसको, कैसे बताता हूं। पहले तो तीनों बैंड्स मिलेंगे अब आपको, बेसिक हायर एंड एडिशनल भी मिलेगा। अब तक नहीं मिला था ना, अब मिलेगा। क्या बात है सर, बोला मजा आने वाला है इस आज की क्लास में, बोला था मैंने आप। आपने यकीन नहीं किया एज यूजुअल। आपने कहा सनू यकीन नहीं आ रहा, और आ गया, आ गया ना यकीन अब तो। 87,700 का 20%, 87,700 का ओ 87,700 का, ये वर्किंग टू का भी रेफरेंस दे दो यार। 20%, आई एम गेटिंग 17,540। क्या बात है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 87,700 पे 20% लगा दिया, इस बंदे की टैक्सेबल इनकम है 180, विच इज इवन मोर देन द लिमिट ऑफ हायर रेट बैंड। इसका मतलब है कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ ना कुछ अमाउंट एडिशनल रेट में भी आएगा। उसमें तो आते हैं, पहले चेक करते हैं हाउ मच एक्चुअली फॉल्स इन हायर रेट बैंड। आओ बेटा, बेसिक रेट की लिमिट है 87,700, हायर रेट की लिमिट है 1,75,140। दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम फॉल करेगा हायर रेट में। 1,75,140 -87,700, बेटा मुझे मिला डिफरेंस 87,440। दोबारा चेक कर लेते हैं। आ गया भाई, जाहिर सी बात है वीडियो बन रही है, कोई मसला ना। गुड है जी। इट इज 87,440। इट मींस हायर रेट में जो अमाउंट फॉल कर रहा है, इट इज 87,440। इस पे लगेगा 40%। लगाओ 40। आई एम गेटिंग 34,976। अब सुनिएगा, इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम है 180, और अब तक हम 1,75,140 पे टैक्स लगा चुके हैं। इट मींस बेटा 180 में से
अगर आप 175 140 माइनस कर दें, जो बचेगा दैट फॉल्स इन एडिशनल रेट। 180 माइनस 175140, 180 माइनस 175140, मुझे मिला 4860। सो बेसिकली एडिशनल रेट में आएगा 4860 एडिशनल रेट। एडिशनल रेट में आ रहा है 4860। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 45%। आई एम गेटिंग 2187। सबको ऐड कर दें बेटा। यू विल गेट इनकम टैक्स लायबिलिटी। आप तमीज से लिखिएगा प्लीज, टू सेव द टाइम। आई एम जस्ट राइटिंग दिस। एब्रीवेशंस आपने नहीं लिखनी भाई, एब्रीवेशंस अलाउ नहीं है। 17540 प्लस 34976 प्लस 2187। I'm getting income tax liability 54,703. Let me recheck. 17,540 plus 34,976 plus 2187। ऐसे ही है। गुड। तो मेरे लिहाज से जी बहुत तमीज से आपको एक तो क्या समझ में आ जाना चाहिए। हमने कहा था आज की क्लास में जो टॉपिक कवर्ड होंगे, बेटा हमने पीपीसी पे बहुत तमीज से बात कर ली। वी हैव डिस्कस एएनआई, कब पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा ये भी डिस्कस हो गया। अब बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं ज्वाइंटली ओन एसेट की, फिर मैं आता हूं मैरिज अलाउंस। भाई ज्वाइंटली ओन एसेट सिर्फ सुन लें, बहुत सिंपल सा पॉइंट। हस्बैंड एंड वाइफ के केस में, हस्बैंड एंड वाइफ के केस में अगर इनके पास कोई ज्वाइंटली ओन एसेट है और उससे कोई इनकम आ रही है, वो इनकम दोनों में 50-50% स्प्लिट होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्चुअल ओनरशिप। एक्चुअल ओनरशिप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई ज्वाइंटली ऑन एसेट है, दैट कुड बी अ ज्वाइंटली ऑन बैंक अकाउंट हो सकता है भाई, जहां से सेविंग इनकम आ रही हो, अल्लाह माफ करे इंटरेस्ट इनकम आ रही हो। कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जो दोनों की ज्वाइंटली ओन्ड है और रेंट पर दी है, वहां से रेंटल इनकम आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है, रूल क्या है, ये सुन लो बस। हस्बैंड एंड वाइफ के केस में, या अल्लाह माफ करे बाहर सिविल पार्टनर्स के केस में, अगर कोई ज्वाइंटली ओन एसेट है, उससे आने वाली इनकम 50-50 हस्बैंड एंड वाइफ में स्प्लिट होगी, क्योंकि दोनों को अलग अलग टैक्स पे करना है। अच्छा, हमेशा 50-50% होगा अनलेस दोनों एचएमआरसी के पास जाएं। एचएमआरसी कौन है? यूके की टैक्स अथॉरिटी। दोनों यूके की टैक्स अथॉरिटी के पास जाएं और ज्वाइंटली इलेक्शन करें और उसमें ये ज्वाइंटली डिक्लेयर करें एक्चुअल ओनरशिप टू एचएमआरसी। तो बेटा फिर पता है क्या होगा, ज्वाइंटली ऑन एसेट से आने वाली इनकम को एक्चुअल ऑनरशिप के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कब डिस्ट्रीब्यूट होगी भी? एक्चुअल ऑनरशिप के चक्कर में कब आएगा मसला? जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ज्वाइंटली इलेक्शन करें, चूज करें एचएमआरसी को, दोनों मिलके डिक्लेयर करें एक्चुअल ऑनरशिप। बस फिर खत्म होगी बात है। आपने इलेक्शन कर लिया, एचएमआरसी को इन्फॉर्म कर दिया, दोनों ने मिलके, अब ज्वाइंटली ओन एसेट से जो इनकम आएगी वो आपके एक्चुअल ऑनरशिप के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन एग्जाम के लिहाज से सुन लें भाई, नथिंग इज मेंशन, और आप सवाल सॉल्व कर रहे हो ज्वाइंटली ओन एसेट लिखा हुआ है, इनकम को आप लोग हमेशा बेटा क्या करेंगे? 50-50% में स्प्लिट करेंगे, बात होगी खत्म। अब बात करते हैं मैरिज अलाउंस। ऑब्वियसली यार अंडरस्टूड बात है, मैरिज अलाउंस के लिए मैरिज का होना तो लाजमी है ना यार, वरना मैरिज अलाउंस कैसे मिलता? नहीं मिल सकता। अच्छा, मैरिज पे दो बातें, फिर आगे चलते हैं। अलाउंस पे तो आ ही रहो ना। देखो जी, मैरिज पे सबसे बड़ी बात, हस्बैंड एंड वाइफ में याद रखना भाई, बर्दाश्त का रिश्ता होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर आप छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से लड़ोगे, फिर तो उस्ताद काम हो गया, फिर काम खराब।
दोनों में पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। और ये इंसान है भाई, मेरे लिहाज से, बाकी अल्लाह को पता, मुझे नहीं पता, मेरे लिहाज से शायद दुनिया का हर हस्बैंड एंड वाइफ, हर हर की बात करो, हर हस्बैंड एंड वाइफ आपस में फड्डा लाजमी करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फड्डा ना हो, मैं मान ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन पता है क्या यार, ये रिश्ता बड़ा बर्दाश्त वाला रिश्ता होता है। स्पेशली जो हस्बैंड होते हैं ना, उनको दिल थोड़ा बड़ा रखना होता है। दिल क्या, मैं कहता हूँ उनको कलेजा रखना होता है भाई। ये मैसेज बेटा मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ, आई हैव सीन फैमिलीज को, अल्लाह माफ करे, तबाह होते हुए छोटी छोटी बातों से। तो प्लीज, अब शादी कर ली है ना, निभाना आना चाहिए। तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ प्लीज पेशेंस रखें, एक दूसरे पे बस फौरन चढ़ाई नहीं मार दें, फड्डा करने ना पहुंच जाए। इसमें नुकसान आप ही दोनों का होता है, किसी और का नहीं होता। एक और मैसेज बहुत जरूरी है, प्लीज कोशिश करें अपनी लाइफ में किसी और को इंटरफेयर ना करने दें। आप अपने डिसीजंस खुद लें, और डिसीजन लेते हुए चिल्लाएं ना, पूरी दुनिया को ना बताएं, जो करना है आराम सुकून से करो यार। और फाइनली, जिनके छोटे बच्चे, प्लीज कभी भी अपनी औलाद के सामने लड़ो मत। इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड। उसकी ब्रेन की वो ग्रोथ ही नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। नेवर फाइट। फिर भी लड़ना है ना तो भाई जाओ रूम में लड़ लो भाई, जो करना है करो। छोटे बच्चों के सामने नेवर फाइट। क्यों अपनी ही जनरेशन को खराब करते हो फाइट करके? नेवर डू दैट। द लाइफ इज वेरी स्मॉल, इतनी छोटी सी लाइफ में लड़ना झगड़ना यार, क्यों यार? वो भाई एंड में तो मर के वैसे ही अलग अलग हो जाएंगे, अल्लाह माफ करे। तो भाई ये थोड़े से माजरत के साथ मैसेजेस थे, शायद काम आ जाए आपको। खैर वापस आते हैं मैरिज अलाउंस के लिए। ऑफ कोर्स मैरिज बड़ी जरूरी है। हाउ मैरिज अलाउंस वर्क्स, इस पे बात कर लेते हैं। मैरिज अलाउंस, मैरिज अलाउंस, मैरिज अलाउंस। देखिए जी, मैरिज अलाउंस प्लीज सुन ले, हस्बैंड एंड वाइफ, पहली कंडीशन तो मैरिज अलाउंस की जो याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोथ, बोथ, हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी बेसिक रेट टैक्स पेयर। ये सुन ले भाई, मैरिज अलाउंस जो भी है, अबे मिलेगा कब, अप्लाई कब होगा? जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बेसिक रेट टैक्स पेयर है। एक भी हाई रेट टैक्स पेयर होता है या एडिशनल रेट टैक्स पेयर होता है, मैरिज अलाउंस नहीं मिलेगा, खत्म बात। अगली चीज, मैरिज अलाउंस फिक्स्ड है जी, जो कि पर्सनल अलाउंस का 10% है। एक ऐसा स्पाउस, दोनों में से हस्बैंड एंड वाइफ में से एक ऐसा इंडिविजुअल जिस बेचारे की इनकम इतनी भी नहीं है कि वो पूरा पर्सनल अलाउंस यूटिलाइज कर सके, उसको हम कहेंगे भाई आप एक काम करो, अपने पर्सनल अलाउंस का 10% दूसरे को ट्रांसफर कर दो, जो इतनी इनकम तो रखता है कि पर्सनल अलाउंस को यूज कर सके। सो 12,570 का 10%, जो कि आता है 1257, लेकिन आपने 1257 ट्रांसफर नहीं करना। फाइनेंस एक्ट 24 ये कहता है आपको एग्जैक्टली 1260 ट्रांसफर करना है, ये फिक्स है। अच्छा भाई, अब ये जो 1260 हम ट्रांसफर करेंगे, इससे रेसिपिएंट स्पाउस का पर्सनल अलाउंस इंक्रीज नहीं होगा, जो आप सोच रहे थे ऐसा नहीं होगा। सवाल पर होगा क्या, बता। इससे होता क्या है, ड्यू टू ड्यू टू मैरिज अलाउंस, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ
recipient spouse reduces by 252. How did I get 252? आप 1260 का 20% लें तो डेफिनेटली 252 ही आएगा। चेक भी कर लेते हैं। ऐसे ही इससे होता क्या, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बेसिक रेट टैक्स पेयर होने चाहिए। एग्जैक्टली 10% ट्रांसफर होगा। इससे रेसिपिएंट स्पाउस का पर्सनल अलाउंस 1260 से इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 252 से कम हो जाएगी। अब आप कह सकते हैं कि सर इंपैक्ट तो वही आएगा, मार्क्स वो नहीं आएंगे। मार्क्स सबके बात समझ में आई? मार्क्स वो नहीं आएंगे। मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? हर बात में रिजल्ट तो वही होगा, रिजल्ट तो वही होगा। मेरे भाई, मेरे इसी प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है जो भी मैं सिखाने जा रहा हूं। क्लियर हुई बात? देखते हैं। लेट्स वाइफ, हस्बैंड, एम्प्लॉयमेंट इनकम। मान लो कि वाइफ की एम्प्लॉयमेंट इनकम है 20,000 पाउंड, हस्बैंड की एम्प्लॉयमेंट इनकम है 9,000 और रिक्वायर्ड है हमें इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है वाइफ के लिए। अब आप देख सकते हैं, और एग्जामिनर कह रहा है भाई कोई भी बेनिफिशियल इलेक्शन आप लाजमी करें। मैरिज अलाउंस का इलेक्शन होता है, बताना पड़ता है HMRC को। देखिए हस्बैंड बेचारे की जो इनकम है वो 9,000। हस्बैंड की इतनी इनकम भी नहीं है कि वो सारे का सारा पर्सनल अलाउंस यूटिलाइज कर सके। लिहाजा हम हस्बैंड को ऑफ कोर्स एडवाइस करेंगे कि आप अपने पर्सनल अलाउंस का 10% विच इज 1260 अपनी वाइफ को ट्रांसफर करें। और एग्जामिनर भी कह रहा है भाई आप इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालें सिर्फ वाइफ के लिए, क्योंकि उनकी इनकम इतनी है कि वो पर्सनल अलाउंस यूज कर सकती है। एम्प्लॉयमेंट इनकम है जी 20,000 पाउंड। सबसे पहले जो इनकी वाइफ है वो अपना पर्सनल अलाउंस लेंगी 12,570। तो आंसर आएगा टैक्सेबल इनकम। 20,000 में से 12,570 माइनस करें, टैक्सेबल इनकम आ रही है 7,430। अब देखिएगा इस 7,4 इनकम टैक्स लगाते हैं जी, इस 7,430 पे लगेगा 20%। 1486, 1486। ओके नाउ लिसन एंड लिसन केयरफुल। इस 1486 में से आप माइनस करेंगे मैरिज अलाउंस रिलीफ, लेस कर दें। मैरिज अलाउंस रिलीफ 1260 का 20% विच इज 252। फाइनल आंसर इज इनकम टैक्स लायबिलिटी। 1486 minus 252, I'm getting 1234। अब एक और सवाल ताकि बात थोड़ी सी हर एंगल से क्लियर हो। देखें वाइफ, हस्बैंड, मान लो कि वाइफ की इनकम है, एम्प्लॉयमेंट इनकम है वाइफ की 11,000, 11,570। वाइफ की इनकम है जी 11,570। ओके, हस्बैंड की इनकम है 25। गुड है जी। रिक्वायर्ड है आपको इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है दोनों के लिए। इनकम टैक्स लायबिलिटी वाइफ एंड हस्बैंड दोनों की अलग अलग इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालें और जो भी बेनिफिशियल इलेक्शन है वो करें। अब प्लीज सुनिएगा, जब भी एक स्पाउस दूसरे को पर्सनल अलाउंस ट्रांसफर करेगा, इट हैज टू बी 1260 फिक्स। ना तो 1260 से ज्यादा ट्रांसफर हो सकता है ना कम ट्रांसफर हो सकता है। अब इशू क्या है समझाता हूं। अगर आप देखें वाइफ के केस में
जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है 11,570 है। ऑफ कोर्स हम इनको कहेंगे आप 10% मैरिज अलाउंस अपने हस्बैंड को दें। देखिएगा, पर्सनल अलाउंस होता है 12,570, 1260 ट्रांसफर कर दिया हस्बैंड को, बचा कितना? 12,570 माइनस 1260, बचा 11,310। यार जब भी बस ट्रांसफर करेंगे ना तो फिक्स 1260 ट्रांसफर करेंगे, यानी कि इनकी वाइफ को अब जो पर्सनल अलाउंस मिलेगा वो मिलेगा 11,310। थोड़ी सी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी इनकी, पर इनको थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा। आप क्या नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहेंगे जी हम पहले 11,570 का पर्सनल अलाउंस यूज कर लेते हैं, जो बच जाएगा वो हस्बैंड को ट्रांसफर कर देंगे। यू कैन नॉट डू दैट। अगर आप मैरिज अलाउंस पे जाते हैं तो मैरिज अलाउंस स्ट्रिक्टली 1260 ही ट्रांसफर किया जाएगा, ना कम ना ज्यादा। तो बेटा यहां पे टैक्सेबल इनकम आ रही है 260। लेट मी रीचेक अगेन। 11,570 माइनस 11,310। यस, तो इस 260 पे इनकम टैक्स बिल्कुल आएगा। डायरेक्टली निकाल लेते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी। 260 का ले लें बेटा 20%, 52। अब हस्बैंड के लिए काम कर लो भाई, एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है इनकी? 25। डायरेक्टली लिख रहा हूं भाई, पर्सनल अलाउंस 12,570 आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। $25,000 माइनस 12,570, 12,430 टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स 12,430 का 20%, इट इज 2,486। माइनस करेंगे मैरिज अलाउंस रिलीफ, मैरिज अलाउंस रिलीफ 1260 का 20% विच इज 252। फाइनल आंसर इज इनकम टैक्स लाइबिलिटी 2,486 minus 252, we are getting 2,234। तो बेटा आज के लेक्चर में आपने देखा कि हमने इनकम टैक्स लायबिलिटी पे मजीद बहुत ही डिफरेंट एंगल्स में काफी डिस्कशन की। कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम थोड़ी सी बात करेंगे चाइल्ड की इनकम के ऊपर, कुछ और बेसिक पॉइंट्स, कुछ और इनकम टैक्स लायबिलिटी पे डिस्कशन, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली हम नेक्स्ट क्लास में तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ लेट्स से रेंटल इनकम या प्रॉपर्टी इनकम। सिंपली क्लास को एंड करते हैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज पे। व्हाट इज दैट पब्लिक सर्विस मैसेज? बेटा पब्लिक सर्विस मैसेज ये आपके पास जो भी है उस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत दफा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि जो आपके पास होता है आप उसका शुक्र अदा नहीं करते तो वो नेमतें रिड्यूस हो जाती हैं। वट एवर यू हैव उस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, नेमतों में इजाफा होगा। और अक्सर ऐसा भी होता है जो आपके पास होता है वो किसी दूसरे का ड्रीम भी हो सकता है और हमें कदर ही नहीं होती, अल्लाह माफ करे। हर हाल में खुश रहना सीखें, जो है उस पर शुक्र करना सीखें, और पास्ट में जिंदा ना रहें। जो पास्ट में हो गया वो हो गया, उसको छोड़ दो। प्रेजेंट में मेहनत करनी है टका के, ताकि हम आने वाले फ्यूचर को अच्छा बना सकें। यही एक तरीका है एक अच्छी जिंदगी गुजारने का। तो ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस मादरत के साथ चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। तो do give feedback in your relevant WhatsApp groups on this public service messages.
इनको मैं कंटिन्यू रखूं या डिसकंटिन्यू कर दूं, जरूर बताइएगा। थैंक यू।